बिफोर वी कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पे डायरेक्टली मूव करेंगे। आज का पर्पस हमारा होगा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना सीखना। तो शैल आई बिगिन? आर यू रेडी? यस सर। ओके, थैंक यू। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। ओके, तो आप लिखेंगे, नोट्स आप बनाते जाएंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको मैं पूरा टाइम दूंगा नोट करने के लिए, पहले आप समझेंगे फिर नोट करते जाएंगे। मैट्रिक्स क्या है? अगर कोई आपसे बोले कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप उसको बोलेंगे कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। अब जब मैं रोज एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब है कि हम किस तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अरेंजमेंट लिखता हूं, नंबर्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं वो, जैसे मैंने लिखा ऐसा 2 3, एक मिनट जरा मुझे बताते रहना कि रीडेबल है कि नहीं, है ना। 2 3 एंड 5 तीन नंबर्स हैं, एंड 4 1 एंड 7 तीन नंबर्स हैं। और मैंने इसको ऐसे अरेंज किया और एक ऐसा ऐसा लिख दिया, ऐसा ब्रैकेट डाल दिया। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। कितनी नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। रोज एंड कॉलम में अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेआउट है ना, हॉरिजॉन्टल लेआउट, इसको बोलते हैं रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो मैं इसको आर फॉर रो R1 बोल रहा हूँ, और ये सेकंड रो है तो R2 बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह से जो वर्टिकल लेआउट है, ये ये कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है, तो इसको बोलते हैं C1 कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, इसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर क्योंकि रोज एंड कॉलम से एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट का एब्रीविएशन है एरे। अच्छा जी, इसमें कितनी रोज हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर? बताते जाओ मुझको। 2। 2 रोज हैं, तो हम यहां लिखेंगे 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2 3, तो देर आर 3 कॉलम्स, 2/3। ये ये जो मैंने लिखा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2 क्या है? 2 है नंबर ऑफ रोज इंटू 3 क्या है? 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, बट दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 6 नहीं लिखना। ये नहीं बोलना कि 6 ऑर्डर है। ऑर्डर बोलते समय आप नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम बोलेंगे, सो दैट ये पता चले कि उसका साइज कैसा है और शेप कैसा है। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 2/3 इज द ऑर्डर। और ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है, जैसे मैं इसको इसे यहां लिखो, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC एटसेट्रा। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और या इसको हम समटाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, या कभी कभी ऐसे 2 डबल मॉड का सिंबल। तो ये नोटेशन है मैट्रिक्स को डिनोट करने का। जैसे ये वाला मैट्रिक्स A है, तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग AIJ ऐसे लिखते हैं, AIJ। अगर कैपिटल A उसका मैट्रिक्स का नोटेशन है,
तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं ए आई जे। एलिमेंट मतलब ये जो एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज जो होती है इन्हीं को एलिमेंट बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो ए आई जे और m बाई n, तो ये m बाई n क्या है? m इज द नंबर ऑफ रो और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कॉलम। और ए आई जे क्या है? ए आई जे इज द जनरल एलिमेंट। जैसे tn बोलते थे ना प्रोग्रेशन में, ऐसे यहां पर बोलेंगे जनरल एलिमेंट। ठीक है। अब ये जो जनरल एलिमेंट है इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करके बता दूं, तो कुछ ऐसे समझो कि जनरल एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए तो उसका सिंबॉलिक नोटेशन हो गया, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आई कॉमा जे, मीन्स आई जे, ऐसे आई कॉमा जे नहीं आई जे। यहां पर जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर रो नंबर, कि उस एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन सी रो में है। और जे स्टैंड्स फॉर कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मतलब ये जो एलिमेंट आपने लिखा है बेटा, ये ए आई जे, ये कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है, कहां पर ये लोकेटेड होगा? तो आप बोलेंगे इट इज एलिमेंट lying in ith रो and jth कॉलम। तो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट को ए आई जे बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आई जे लिखा हुआ है नीचे, ये उसका एड्रेस है, ये उसकी लोकेशन है। अब जैसे एक जितनी बात मैंने बताई, ठीक है, एक बार समराइज कर रहे हैं, आप साथ के साथ नोट करते जा रहे हो ना। अरेंजमेंट ऑफ रोज इन एंड कॉलम, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट? Number of row by number of column is known as the order of matrix. नोटेशन इसका क्या होगा? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और स्क्वायर ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या डबल मॉड एंड डबल ब्रेसेस, राइट? जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, जिस लेटर से, कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से हम उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं। एलिमेंट मतलब एंट्रीज विद इन द मैट्रिक्स, ये नंबर्स जो हैं वो उसके एलिमेंट है। तो ए आई जे जनरल एलिमेंट है, मतलब वो एलिमेंट जो ith रो jth कॉलम में लोकेटेड है। तो ए आई जे में जो आई और जे सब्सक्रिप्ट है, आई पहला सब्सक्रिप्ट, लेफ्ट वाला सब्सक्रिप्ट रो नंबर को डिनोट करता है, एलिमेंट का रो नंबर, और जो दूसरा वाला सब्सक्रिप्ट है वो एलिमेंट का कॉलम नंबर को डिनोट करता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, अगर ये मैट्रिक्स हमारा ए है जो ओरिजिनली मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स के लिए मैं आप पूछ रहा हूं कुछ, आप बताते जाइए। व्हाट इज A11? 2। हाँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, ये है, तो 2, A11 इक्वल टू 2। सभी की रिप्लाई आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। व्हाट इज A23? 2। 7। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो दूसरी रो में जाइए और तीसरे कॉलम में ये एलिमेंट है 7। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 1। A13 क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 5। समझ रहे हो ना कि एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, जनरल एलिमेंट का लिखने का तरीका समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। तो बेटा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप में से सभी लोग उसका आंसर करेंगे, और मैं उसका आंसर लिखूंगा तो आप मैच भी कर लेना। इसको नोट कर लिया? मैं स्लाइड चेंज कर दूं या अभी नोट करना है? सर, 1 मिनट। हाँ हाँ कर लो, आराम से कर लो। तो यूजुअली जो मैट्रिक्स है ना, ये एक तरह से
ज्यादा इंफॉर्मेशन को थोड़े से स्पेस में रिप्रेजेंट करने का वे है। इनिशियली जब मैट्रिक्स इन्वेंट हुआ तो उसका पर्पस यही था कि टू प्रेजेंट द मैक्सिमम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन अ मिनिमम स्पेस such that the information can be stored and it can be retrieved। तो स्टोरेज डिवाइस जैसा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का डिवाइस जैसा यूज हुआ। जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरू में बेसिक डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब मिलेगा, जैसे कि टाइम टेबल बनाना, है ना, रेलवे का टाइम टेबल, एरोप्लेन्स का टाइम टेबल, बसेस का टाइम टेबल। यू गो टू बस स्टैंड, यू गो टू रेलवे स्टेशन, यू विल फाइंड दैट द इंफॉर्मेशन इज टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेड होती है। ठीक है, तो ट्रेन्स एंड टाइमिंग्स एंड बस नंबर्स एंड ट्रेन नंबर्स, ऐसा। तो वो बेसिकली मैट्रिक्स का फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इस्तेमाल यही है। बट बाद में मैट्रिक्स एक ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट स्केल पे डेवलप हुआ, जो अगर आप लेक्चर्स देखेंगे या जब हम डिटेल में मैट्रिसेस करेंगे तो वहां वो डिस्कशन में आएगी चीज कि कहां कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी नोट कर लिए, हम लोग आगे चले। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, लिखो, क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 3/2, मतलब A is a matrix of order 3/2 such that Aij is equal to 2ij, 2 times I into j। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको लिख के बताना है क्विक, जल्दी से। तो सबसे पहले 3/2 का मतलब क्या हुआ, कितनी रोज हैं, 3 रोज होंगी, और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको मैट्रिक्स लिखते समय आप पहले एक लेआउट बनाएंगे जिसमें कॉलम 2 होंगे और रोज 3 होंगी। तो ऐसे डेप्थ वर्टिकल ऐसे लेआउट बनेगा, ऐसा 3/2 ऐसा, है ना। अब 3 रोज हैं तो और 2 कॉलम है, तो हर एक रो में 2 एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, फिर एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, ये एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे, तो जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो रो और कॉलम को, तो 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स। अब वो जो 6 एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो 6 एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला जो दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला, दैट ijth एलिमेंट जो है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट 2 टाइम्स रो नंबर इनटू कॉलम नंबर। तो अब यहां से आप हर एक एलिमेंट लिख सकते हैं। A11 क्या होगा, इसी फार्मूले से आप एलिमेंट लिखिए। A11 क्या होगा, आप बताते जाइए मुझे। 1 एलिमेंट, ये वाला 1 एलिमेंट है, तो हमने फार्मूले से जाए तो हम क्या बोलेंगे, A11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1, 2। तो यहाँ लिख दिया 2। 2 A22 क्या होगा, सेकेंड, सॉरी 1 2, पहले तो 1 2 लिखना चाहिए। 1 2 एलिमेंट क्या होगा, I की 4 वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो 4 हो गया। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। 2 1 एलिमेंट क्या 4 होगा, हाँ, क्योंकि I और J को इंटरचेंज करो ना तो ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, I इंटू J, J इंटू I। इसका मतलब 1 2 2 1 एलिमेंट सेम होगा, 1 3 3 1 सेम होना चाहिए अगर होगा तो। एनीवे तो ये हो गया 4। 2 2 एलिमेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। 8 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 6 वेल डन। और थर्ड रो सेकंड कॉलम, 12 वेरी वेरी करेक्ट। तो ये हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, एलिमेंट क्या है, और एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, और मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी में
अगर m इक्वल टू n हो जाए देन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है 3/3 सच दैट, मतलब अगर एक मैट्रिक्स मैं बोलूं ए आई जे 3/3 सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, है ना। अब ये मैट्रिक्स अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे बोलो? तो आप इसका एलिमेंट 3 रो होगी 3 कॉलम होगा, 1 एलिमेंट क्या होगा 1 + 1 2, 1 2 एलिमेंट 1 2, 1 3 + 2 3, 1 + 3 4, 2 1 3, 3 2 2 4, बस रो और कॉलम नंबर ऐड करना है 2 3 5, 3 1 4, 4 3 2 5, 5 3 3 6। 6 अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट देख रहे हो यहां पर, कौन से एलिमेंट? वो एलिमेंट जिनका रो और कॉलम नंबर सेम है। मतलब ए आई जे, इफ आई बिकम इक्वल टू जे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? डायगोनल एलिमेंट। तो कौन से एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में बताओ? ये 2 2 डायगोनल एलिमेंट है, 1 1 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और इनसे पास होने वाली जो लाइन है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये, सॉरी, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल बोलते हैं। ये लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये लाइन हो गई डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। एक डायगोनल और होगा ये वाला, इस वाला, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो मैट्रिसेस का जो थियरी है उसमें जहां कहीं भी डायगोनल वर्ड आएगा तो आप कौन सा क्या मानेंगे? व्हाट इज डायगोनल? तो आप बोलेंगे डायगोनल मींस प्रिंसिपल डायगोनल। बाय डिफॉल्ट जहां कहीं भी डायगोनल आएगा तो आप सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में सोचेंगे। ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल। ठीक है। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स के बेसिस, इसी डायगोनल के बेसिस पर स्क्वायर मैट्रिसेस के कैटेगरीज होती हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हम लोग अब डिटर्मिनेंट पे जा रहे हैं। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, बाकी सारा डिस्कशन मैट्रिसेस में होगा। तो लेट्स नाउ कैरी ऑन टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है बताओ? किस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स? number of rows is equal to number of columns. Very good. Number of row is equal to number of columns. Such matrices are called square matrices. ठीक है। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जाए, ऐसा डायगोनल पे मान लो एलिमेंट है x y z, और डायगोनल के किसी एक साइड पर मान लो यहाँ पर है u और यहाँ है v, यहाँ पर है w, और इधर एलिमेंट 0 हो गया है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या खासियत है? डायगोनल के एक साइड में सारे एलिमेंट 0 है, किसी एक साइड में, चाहे लोअर साइड में या अपर साइड में, तो इनको इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां नीचे लिख दो ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि डायगोनल, वन साइड ऑफ डायगोनल ऑल एंट्रीज आर 0। और अगर दोनों साइड पर 0 हो जाए, है ना, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां है a, 1 सेकेंड,
अगर डायगोनल के बोथ साइड ऑफ डायगोनल द एंट्रीज आर 0, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऊपर भी ये तीनों एलिमेंट 0 हैं और बिलो भी तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में मैं बताना चाह रहा हूं कि कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जब से प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 हैं, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक साइड पर, आइदर लोअर साइड पर या अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, सारी एंट्रीज 0 हैं, तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये दो मैट्रिसेस का भी थोड़ा कहीं कहीं जिक्र आ सकता है डिटर्मिनेंट में, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप लिखेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आज का जो क्लास का स्कोप ऑफ डिस्कशन है, तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट हेडिंग देंगे, डिटर्मिनेंट। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, है ना। तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक बात डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट क्या है और इसका वैल्यू कैसे आता है। तो a square arrangement of number, ऐसे लिखेंगे square arrangement of numbers a square arrangement of number, क्या बोलते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर को? दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो अ के बजाय फॉर अ स्क्वायर, ऐसा लिखो फॉर अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, फॉर अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स a number is defined numerical, ऐसे लिखो a numerical significance is defined, and known as determinant, determinant of square matrix A। अब यहां कुछ बातें बहुत जरूरी हैं क्लियर होने के लिए। बोला क्या है क्वेश्चन को, फिर से इस लाइन को पढ़ो, क्या बोला गया? फॉर अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, नॉट फॉर एनी अदर मैट्रिसेस, ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस एक न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस डिफाइन किया है हमने मतलब मैथमेटिशियंस ने, जिसको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो कोई आपसे बोले व्हाट इज डिटर्मिनेंट, तो आप बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली एंड इट इज अ नंबर विच इज डिफाइंड फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर डिफाइन किया गया जिसको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ऐसा है तो उस नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तो लिखोगे एंड डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड, नोटेशन क्या है, तो आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे जो मैट्रिक्स होगा ना ए, उसी के ऊपर मॉड जैसा सिंबल लगा देंगे। अगर किसी नंबर के ऊपर ये सिंबल लगाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, बट मैट्रिक्स नंबर तो है नहीं, वो तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो अरेंजमेंट के ऊपर सिंबल लगाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है।
और डेल्टा, कभी कभी इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं ये समझो। तो फाइंड करने के लिए हम यहां लिखेंगे केस वाइज, केस 1, फिर लिखेंगे केस 2, और फिर जनरल डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। केस 1 क्या है? तो केस 1 है फॉर 1/1 मैट्रिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स 1/1 मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स 1/1 है, इसका मतलब उसमें एक रो और एक कॉलम है। मान लो हमारा वो मैट्रिक्स ए है, और उसमें बिकॉज एक ही रो एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट होगा A11, है ना, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट। तो उसका डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दैट एलिमेंट ओनली। तो अगर आपसे कोई बोले कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो आप बोलेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट करते हैं और वो नंबर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बोली जाती है। कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं कि स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अ नंबर, a numerical value of the square arrangement of number is called its determinant। तो वो भी ठीक है कि किसी स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या स्क्वायर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी बोल सकते हैं आप ये, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं? तो डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स का सिंबल के ऊपर में ऐसे दो लाइन ड्रॉ करके डिनोट करते हैं। फाइंड कैसे करते हैं? अगर वो नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो किसी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर वो डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं? तो बोल रहे हैं कि फॉर 1/1 अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके एलिमेंट के ही इक्वल होती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लो मैट्रिक्स है Aij 1/1 और Aij इज इक्वल टू 2i + 3j, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो कि इसका एलिमेंट क्या आएगा, 1 एलिमेंट क्या आएगा, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है। तो 2 + 3 5, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 5। ये क्या है? तो एक डेफिनेशन है, तो इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे ही डिफाइन किया गया इसको, ठीक है, 1/1 के लिए। अब आ जाओ 2 एलिमेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2/2 डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा बेटा? मान लो एक डिटर्मिनेंट ए है, 2/2 का है, तो इसके एलिमेंट होंगे A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इट इज डिफाइंड एज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं बेटा? ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जरा लिखो तो। प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आएगा A11 इंटू A22, ये प्रोडक्ट आ गया, माइनस ऑफ डायगोनल का एलिमेंट, ऑफ डायगोनल ये वाला है जो डॉटेड मैं दिखा रहा हूं। अब ये ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, A21 इंटू A12।
तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप हमेशा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, 3 4 1 2, तो आप फटाफट ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट 12 माइनस 2, 10 आ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। क्लियर है? अब बीच बीच में बोलते रहो बेटा। Yes, sir. तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट के बारे में आपने क्या सीखा? कोई आपसे बोले कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर असाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नोटेशन क्या है? तो आपने देख लिया नोटेशन क्या है। 1/1 का अगर डिटर्मिनेंट है, 1/1 का मैट्रिक्स है, या 1/1 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? तो उसके एलिमेंट के ही इक्वल होता है। 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक बात? तो अब मैं एक ये नोट कर लिया, आगे चलूं? तुम लोग बोलते नहीं हो यार। Yes, sir. कोई, सारे बच्चे नोट कर चुके हैं? मैं आपसे पोल पूछ रहा हूं, अगर Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके बाद आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। फाइंड द डिटर्मिनेंट ए इफ ए इज, मैं ए लिखते जाऊंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप बताएंगे। 4 6 3 8, 6 9 2 5 1 0 0 1। हर एक के लिए डिटर्मिनेंट ए बताना है। ए मैट्रिक्स में अलग अलग लिख रहा हूं, आप फटाफट डिटर्मिनेंट ए बोलते जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए क्या है बेटा? फर्स्ट में जीरो, 0 आया, गुड। सेकंड में 44. 35, हाँ 54 माइनस 10, तो 44, 44, 44, 44 आ गया। थर्ड में 1. 1, फोर्थ में 0. ओके। तो अब आपने देखा कि इसमें कुछ डिटर्मिनेंट क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर जीरो हो गई, कहां पर? यहां देखो जीरो हो रही है, और इस वाले केस में भी डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर एक नोट करके लिख दो, नोट। क्या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? If the determinant of a square matrix, if the determinant of a square matrix is 0, then it is called singular matrix. तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स की हमने बात करी। ऐसे ही एक टर्म आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? If all elements of matrix be 0, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये 0 0 0 0 0 0। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं, या ऐसा हो 0 0 0 0।
तो ये वाला नल मैट्रिक्स है, ये वाला नल भी है और सिंगुलर भी है, ये नल भी है और सिंगुलर भी है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो तो 0 आ रही है, तो नल एंड सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट से डिफाइंड है, डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर, और नल मतलब जिसके एलिमेंट 0 है वो। अब देखो ये सिंगुलर है बट इसका एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो सिंगुलर होने के लिए नल होना जरूरी नहीं। ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो 2/2 डिटर्मिनेंट तक तो बात क्लियर हो गई कि डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते समय आपने क्या करना है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को, फिर आप यहां से मूव करते हुए वापस यहां आएंगे और फिर ये वाला डायगोनल एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 3, तो कोइंसिडेंटली ये 24 माइनस 24 0 हो गया। हर केस में ऐसा नहीं होगा, आपने देखा। अब आ जाते हैं कि भाई 2/2 के बियॉन्ड अगर जाते हैं, अगर हाइयर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3/3 4/4, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे अगला हेडिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ अ हायर ऑर्डर, वैल्यू ऑफ अ हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ अ हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन तो आपको आराम से सिखाया जा सकता है बहुत इजीली, बट मैं एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको किसी भी ऑर्डर के लिए कन्वीनियंस हो जाएगी डिटरमिन करना। तो हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब अभी मैं 3/3 के लिए शो करूंगा, बट किसी भी ऑर्डर के लिए ये वर्क करेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट है ए, और मान लो 3/3 ऑर्डर का है। अब डिटर्मिनेंट है तो उसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स वाला सिंबल जो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, उसके लिए सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 3/3 है तो 1 1 1 2 1 3, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो में 2 1 2 2 एंड 2 3, और थर्ड रो हो गई 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब इसकी जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम दो टर्म डिफाइन करते हैं। एक टर्म को बोलते हैं माइनर और एक है कोफैक्टर। तो टू फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखेंगे आप, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट we define two terms. we first of all define, सबसे पहले हम यही चीज डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन टू टर्म्स। पहला माइनर और दूसरा कोफैक्टर। जैसे ही आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना आ गया तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आपको आ जाएगा। तो माइनर क्या है, तो पहले माइनर लिखेंगे। व्हाट इज माइनर, राइट डाउन व्हाट इज माइनर। अब बेटा ये जो दो बातें मैं बताऊंगा इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहिए और अच्छे से समझिए, और जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तुरंत पूछिए। आई विल एक्सप्लेन देन ओनली आई विल मूव है, राइट। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं माइनर क्या है। तो माइनर किसके लिए होता है, किसी डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो किसी डिटर्मिनेंट के कितने माइनर होते हैं, कैसे डिस्क्राइब होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो माइनर विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखेंगे, माइनर विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट। तो किसी मैट्रिक्स या किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग
माइनर विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, मान लो एलिमेंट है aij, इज डिनोटेड एज mij। उसका नोटेशन क्या होता है? तो इसको हम डिनोट करते हैं mij, m फॉर माइनर, m फॉर माइनर, और जिस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं उसका एड्रेस mij। जैसे अगर मैं बोलूंगा m11, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज m11 इज द माइनर विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट a11। इस एलिमेंट का माइनर m11 बोला जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर m12 बोला जाएगा, इसका माइनर m13 बोला जाएगा, इसका माइनर m32 बोला जाएगा। अब नोटेशन समझ में आ गया, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, है क्या चीज? तो लिखेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज, लिखते जाइए, इट इज डिफाइंड एज अ डिटर्मिनेंट, वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है, ऑफ ऑर्डर 1 लेस देन डिटर्मिनेंट ए। जिस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस डिटर्मिनेंट से एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जैसे हमारा ए कितने ऑर्डर का है? 3rd ऑर्डर का है, तो इसके जो माइनर होंगे वो 2nd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होंगे। 3rd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनर 2nd ऑर्डर के होंगे, 4th ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनर 3rd ऑर्डर के होंगे, 2nd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनर 1st ऑर्डर के होंगे, ये समझो। तो एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, माइनर क्या है? इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 लेस देन डिटर्मिनेंट ए एंड ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, ध्यान से सुनना, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम बोथ passing through that element। aij। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा मैट्रिक्स है ए। अब ये मैट्रिक्स का हम चाहते हैं, डिटर्मिनेंट है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मान लो हमारा ऐसा एक डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का हम माइनर लिखना चाहते हैं। माइनर किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखना चाहते हैं बेटा? तो बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें m11 चाहिए, m11। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर, 11 एलिमेंट का माइनर m11 होगा और ये 2nd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। कैसे मिलेगा? तो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम बोथ फॉर पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट। तो इस एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम कौन सी होगी? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये तो ये फर्स्ट कॉलम को भी हटा देना है और फर्स्ट रो की भी हटा देना है। तो जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट आएगा सी ए बी। और आप जानते हो कि 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तो 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट BC माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट A²। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट से गुजरने वाली रो को स्ट्राइक ऑफ कर दो, कॉलम को भी स्ट्राइक ऑफ कर दो। स्ट्राइक ऑफ मतलब डिलीट कर दो, तो एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 3/3 में ऐसा करेंगे तो 2/2 बनेगा। उसी 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, वही माइनर है m11।
अब मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे मुझको M12 क्या होगा। M12 सेम क्वेश्चन है, सेम मैट्रिक्स है, M12 बताना है। तो अब क्या करेंगे बेटा, M12 के लिए क्या करेंगे, 12 एलिमेंट को मार्क करो। 12 एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इससे पास होने वाली ये रो भी हटा दो और ये कॉलम भी हटा दो, रो भी हटा दो। अब क्या बचा, 2/2 बोलो, बी, B square minus AC. वेरी AC. गुड, BACB। तो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस AC। AC. अब बेटा इसकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप बिना ये मिडल वाला जो लिख रहा हूं मैं ना, इसको बिना लिखे हुए आंसर कर सको। जैसे अब मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करो वर्बली। जैसे मैंने बोला कि ये वाले एलिमेंट का माइनर चाहिए, ये वाले एलिमेंट का, तो कौन सा माइनर मैं पूछ रहा हूं आपसे, M31। M31. हाँ, M31 के लिए क्या करेंगे, तो आप वर्चुअली आप दिमाग के अंदर ही आप इसको, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को निग्लेक्ट कर दो, इग्नोर मार दो। तो आपको यही दिख रहा है, ये दिस, BA minus C यस। square. तो ऐसे टॉप लेफ्ट से डाउनवर्ड आओ, ऐसे ना, जो मैंने आपको सिखाया था ऐसे करके, और फिर ऐसे जाना है, ऐसे। तो BA माइनस सी स्क्वायर, तो आ जाएगा AB माइनस सी स्क्वायर। अब चलो M33 बोलो, M33 AC माइनस, AC Minus B minus B square. square. वेरी गुड, AC माइनस B स्क्वायर। अच्छा, M22 बोलो, M22, 22 एलिमेंट का माइनर, AB minus C square. वेल डन, वेल डन। 22 मतलब ये गया, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो AB माइनस सी स्क्वायर। C square. किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, Hmm. राइट? कितने माइनर होंगे, अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो हाउ मेनी माइनर्स विल बी देयर बेटा, जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर होंगे। Minus. तो 9 9. 9 9. माइनर्स होंगे, बिल्कुल। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो माइनर इज क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको नोट कर लो बच्चे, नोट करने के बाद तब मैं एक लाइन में कोफैक्टर बताता हूं और सीधे एक्सपेंशन सीख लेते हैं। फटाफट लिखो कोफैक्टर, लेकिन पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया इसको? No, sir. कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। डेफिनेशन नोट करो, एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा, आप नोट करते रहिए। हम लोग इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के, चाहे वो 2/2 हो, 3/3 हो, या हायर ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम दो टर्म डिफाइन करते हैं, एक माइनर और एक कोफैक्टर। माइनर क्या डिफाइन किया हमने, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट Aij के कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनर होता है उसको हम Mij बोलते हैं। M फॉर माइनर, Ij मतलब कौन से एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं। और माइनर जो है वो गिवन डिटर्मिनेंट से एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होता है, वो भी एक नंबर होती है जो उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम ऑर्डर का होता है। मिलता कैसे है, तो जिस एलिमेंट का माइनर या जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट से पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट करके जो एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है, वही उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर है। दैट इज इट। Done, sir. अब इसके बाद लिखेंगे बेटा कोफैक्टर। माइनर के बाद आप लिखेंगे कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या है, व्हाट इज कोफैक्टर? हम लोग यहां माइनर पे थे, राइट? तो कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं।
ओके आप लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर भी वैसे ही डिस्क्राइब है, कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए with respect to element aij denoted as, उसका नोटेशन क्या है, तो denoted as Cij, माइनर था तो Mij, कोफैक्टर है तो Cij, एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज Cij इक्वल टू, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, Cij इज इक्वल टू -1 to the power I plus j multiplied by Mij। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बोल रहे हैं कि कोफैक्टर और माइनर, किसी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, मतलब कोफैक्टर माइनर ही होता है, जस्ट माइनर के साथ एक साइन प्रीफिक्स करते हैं। अब वो साइन क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो कोफैक्टर इज अ माइनर ऑफ दैट एलिमेंट प्रीफिक्स्ड बाय अ साइन, एंड दैट साइन विल बी डिटरमिन्ड बाय I plus j। अगर उस एलिमेंट का I और j का सम अगर इवन है, इवन नंबर है, तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू माइनर, मतलब इवन पोजीशन होती है I plus j। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर का समेशन इवन है तो कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। बट अगर I plus j ऑड है तो -1 की ऑड पावर करेंगे, -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ माइनर विल बी कोफैक्टर। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो अब हम उसी मैट्रिक्स का, अगर डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ए बी सी ए सी ए बी, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, राइट। C11 क्या होगा, C12 क्या होगा, C13 क्या होगा, C21 क्या होगा, C22 क्या होगा, C23 क्या होगा, जल्दी बताओ। C11, तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2, 2 2 इवन है, -1 की पावर 2 में +1 आ जाएगा, तो Mij M11, C11 इज M11। C12 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ M12। M12 C13 क्या होगा, तो 1 + 3 4 है, तो M13। M13 हाँ, तो अब वैल्यू M माइनर निकालना तो आपको आता ही है, माइनर निकालना आता है, तो यहां पर आ जाएगा BC - A²। ऐसे ही बाकी आप कंप्लीट करिए। C21 जो है वो 2 + 1 3 है, तो नेगेटिव ऑफ, minus M21 वेरी करेक्ट। -2M23। तो अब ये वैल्यू सबके निकाल सकते हो आप। Yes sir। yes sir, जैसे C12 की वैल्यू क्या आई, तो 12 एलिमेंट का माइनर निकालो, इसका AC माइनर, minus B square, हाँ, तो B² - AC होता है माइनर, उसका नेगेटिव, तो AC - B²। ऐसे C13, अब माइनर ही निकालना है, तो 13 एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, क्या आ जाएगा, AB - C²। ऐसे C21 क्या होगा, C21, तो 21 के लिए इस एलिमेंट पे आएंगे, ये जाएगा और ये जाएगा, तो क्या आएगा, B² - AC, तो नेगेटिव करेंगे तो AC minus B square, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको
माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गया ना, माइनर कोफैक्टर में क्या फर्क है? Yes, sir. तो कोफैक्टर Yes, sir. कोफैक्टर और माइनर सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। अगर रो और कॉलम का नंबर को ऐड करके इवन आता है तो कोफैक्टर और माइनर सेम है, साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। लेकिन अगर रो और कॉलम नंबर का सम ऑड आता है तो कोफैक्टर जो होता है वो माइनर के साथ माइनस साइन लगा के आता है, नेगेटिव करके, नेगेटिव ऑफ माइनर विल बिकम कोफैक्टर। तो एक एक पैटर्न याद रखो, है ना। ये पैटर्न जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं ऐसे 3/3 के लिए, क्योंकि हमारे स्कोप में 3/3 मैट्रिक्स ही है। तो 1 1 तो इवन है तो प्लस साइन, 1 2 माइनस 1 3 प्लस 2 1 माइनस 2 2 प्लस 2 3 माइनस 3 1 प्लस 3 2 माइनस 3 3 प्लस। तो ये जो साइन लिखा हुआ है ये आपको याद रखने के लिए साइन स्कीम है। ये किसके लिए है? माइनर के साथ क्या साइन लगाएंगे कि कोफैक्टर आएगा, क्योंकि माइनर निकालना हम समझ गए कि माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट की रो कॉलम हटा के और प्रिंसिपल माइनस ऑफ डायगोनल करके माइनर निकाल देंगे। और उसी माइनर के लिए ये साइन है। 1 1 के लिए कोई साइन नहीं लगाना है, 1 2 के लिए नेगेटिव साइन, 1 3 के लिए पॉजिटिव। और ये साइन स्कीम है माइनर से कोफैक्टर लाने के लिए, याद रहेगा। और ये साइन स्कीम भी याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि पहला एलिमेंट प्लस कर दो और उसके बाद रो कॉलम में मूव करते जाओ, कोई भी दो अल्टरनेट सेम नहीं होने चाहिए। तो प्लस, फिर यहां माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज कर, प्लस माइनस प्लस। अब कॉलम में जाएंगे तो यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट किसी भी रो में मूव करो या कॉलम में मूव करो, अल्टरनेट साइन बदलनी चाहिए। तो ये साइन स्कीम आ गया। साइन स्कीम पता चल गया, माइनर निकालना आता है तो साइन एसोसिएट करके माइनर से कोफैक्टर आ जाएगा। मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो बेटा अब एक लाइन में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखो। तो आप लिखेंगे एक्सपेंशन, इवैल्यूएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। लेकिन पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको फटाफट नोट करो पहले। जैसे C22 निकालना है ना, तो 22 निकालेंगे तो AB माइनस सी स्क्वायर। C23 निकालना है, 23 मतलब ये वाला एलिमेंट था, तो ये गया, ये गया, तो आ गया A स्क्वायर माइनस BC का नेगेटिव, तो BC माइनस A स्क्वायर। C31 M31 सेम होगा तो आएगा AB माइनस सी स्क्वायर। C32 निकालेंगे तो 32 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये जाएगा और ये चला जाएगा। तो आ जाएगा A स्क्वायर माइनस BC का नेगेटिव, BC माइनस A स्क्वायर। तो ऐसे माइनर आप निकाल सकते हैं, AC माइनस B स्क्वायर। एनीवे, तो माइनर इज ऑन, कोफैक्टर इज ओके। जैसे ही आपका पूरा नोट हो जाए बेटा मुझे बताएंगे और हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे आ जाएंगे। वेल डन बेटा ईशानी, वेल डन। Done, sir. तो आप अगली हेडिंग देंगे बेटा, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट या एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। Shall I start? Yes, sir. तो राइट डाउन एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट या इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सब एक ही बात है। इवैल्यूएशन ऑब्लिक एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट।
तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम एक्सपेंशन के थ्रू निकालते हैं, इसीलिए इसको इवैल्यूएशन ऑब्लिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या है डेफिनेशन लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखो वैल्यू ऑफ एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, मान लो डिटर्मिनेंट ए है, इसी को DET डेट ए भी बोलते हैं या डिटर्मिनेंट ए भी बोलते हैं, इज सम ऑफ, अब यहां हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना, सम SUM सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या बोला मैंने, रीड करो। मैंने बोला समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। जब मैं बोलूंगा एलिमेंट्स तो आप बोलेंगे भाई किसके एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के ही एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ब्रैकेट में फिर से पढ़ो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट। तो आपके पास चॉइस होगी, आप किसी रो को चूज कर लो या किसी भी कॉलम को चूज कर लो, और उस रो के एलिमेंट के लिए बात हो रही है। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर्स, विद देयर कोफैक्टर्स। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर्स। बस इतना ही है एक सेंटेंस में। मतलब मान लो हमारा डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम फर्स्ट रो से वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, थर्ड कॉलम के भी कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। मतलब हम 6 डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या बोला, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखो बेटा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, तो आप 3 एलिमेंट है, लिख दो A11, A12, A13। एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर, आप जानते हो कि हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है, तो A11 का भी तो कोफैक्टर होगा। A11 का कोफैक्टर क्या होता है, C11। अब एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर होता है C12, A13 का कोफैक्टर होता है C13। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके 3 नंबर आ जाएगी। अब इन तीनों नंबर का सम ऐड कर, ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आई, कहां से आई, तो यहां लिख दो एक्सपेंशन, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी रो से एक्सपैंड कर रहे हो। अगर आप सेकेंड रो से एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंडिंग अलोंग R2 करोगे, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो एलिमेंट आएंगे A21, 22,
2 3 2 3 और को फैक्टर क्या आएंगे? को फैक्टर्स आएंगे C21 C22 C23। एलिमेंट को को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड करो तो जो नंबर आएगी वो नंबर वही नंबर होगी जो फर्स्ट रो से आई है। यही मैजिक है कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हो या सेकेंड रो से एक्सपैंड कर रहे हो या थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो या सेकेंड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आपको बार बार मिलेगी। मतलब अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3 करता हूं क्या मिलेगा? कॉलम 3 के एलिमेंट बोलो, कॉलम 3 के एलिमेंट क्या है? A13 A13 A23 A33 और इसके कोफैक्टर C13 C23 C33। C33। तो यहां से भी देखा गया कि वही नंबर जनरेट होती है। अब इसका मतलब है कि ये जो नंबर आ रही है ये स्पेशल है इस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए ये एक स्पेशल नंबर हो गई, इसीलिए इस स्पेशल नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही लास्ट वाला भी आ जाएगा। अगर कॉलम 2 से करेंगे तो आएगा A12 22 एंड 32 और उसका प्रोडक्ट लेंगे C12 C22 C32 और फिर ऐड कर देंगे तो आपको वही नंबर बार बार मिलती है। मतलब 6 डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, तो हर एक एक्सपेंशन से हमें सेम नंबर मिलती है और उसी नंबर को हम उस डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर एक स्पेशल हो गई ना। अगर स्पेशल नहीं होती तो फर्स्ट रो से कुछ और आता, सेकंड से कुछ और आता, थर्ड से कुछ और आता, तो इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो समझ में आया डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? Yes, sir. किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? तो आप पहले उस मैट्रिक्स का आप डिसाइड कर लोगे कि किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। मान लो हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं या सेकंड रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सेकंड रो के एलिमेंट लिखेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो चलो इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक फॉर एग्जांपल, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ए। इसके एलिमेंट है 1 2 3 3 0 2 2 4 एंड 6 ले लें, नहीं 8 ले लेते हैं, 8। अब इस डिटर्मिनेंट को मुझे इवैल्यूएट करना है, कैसे करें, क्या करें? तो आप किसी और रो से एक्सपैंड करेंगे, मैं किसी और रो से एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, सो दैट चेक भी हो जाएगा कि वैल्यू क्या आएगी। आप किससे एक्सपैंड करें, हर बच्चा अलग अलग से एक्सपैंड करो, है ना। कोई रो 1 अपना अपना चूज कर लो, कोई रो 1 से करे, कोई रो 2 से करे, कोई रो 3 से करे, है ना। तो मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं और मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूं अलोंग C2। आप अपने अपने तरीके से एक्सपैंड करो, मैं कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहा हूं। क्यों किया मैंने? तो मैं थोड़ा सा काम अपना बचाने के लिए, कॉलम 2 में एक एलिमेंट 0 है तो आसान हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। एनीवे, तो आएगा, मैंने लिखा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। A12 है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई, बिकॉज ये 1 2 है तो नेगेटिव ऑफ माइनर, तो इसका माइनर तो आएगा 3 8 जा 24 माइनस 4 20, 24 माइनस 4 इज 20, 20 का नेगेटिव तो माइनस 20 प्लस
A22 ये एलिमेंट है तो वो तो 0 ही है, तो 0 इंटू कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम देखेंगे ऐसे, तो आएगा 1 8 जा 8 माइनस 6 प्लस A32 मतलब ये वाला एलिमेंट 4 है। अब 3 + 2 5 है, तो 5 में नेगेटिव आएगा, माइनर का नेगेटिव आएगा, -12 तो आएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7 का नेगेटिव 7 है। तो अभी चेक हो जाएगा बेटा, ये आ गया -40 एंड +28, तो आ गया -12। आपने देखा, आप किसी भी मेथड से जाएंगे यही आएगा, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. किसी भी रो से एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपको यही नंबर मिलेगी। जैसे अगर मैं सेकंड रो से एक्सपेंड करूं, R2 से एक्सपेंड करूं, तो क्या आएगा? तो R2 से पहला एलिमेंट, अब यहां देखो, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना? तो 3 टाइम्स -3 टाइम्स 3 तो एलिमेंट हो गया, नेगेटिव किस लिए लगाया? माइनर के साथ जो साइन लगेगा कोफैक्टर बनाने के लिए, और ये हटा देंगे तो आएगा 2 8 जा 16, 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 3, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4 हो गया, और मिडिल वाला 0 है तो +0 इंटू क्या आएगा? कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, समय बचाओ, एंड -2 इंटू, तो 2 इंटू क्या आ रहा है बेटा, ये मुझे बता दो। तो -2 इंटू 1 4 जा 4 -4, यहां 0 इंटू वो भी लिखना चाहो तो 0 इंटू क्या आया था, तो 1 8 जा 8 -6, तो यहां भी देखो तो -12 प्लस 0 -0, तो -12 भी आया। तो आप फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से एक्सपैंड करो, थर्ड रो से एक्सपैंड करो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करो, सेकंड कॉलम से एक्सपैंड करो, थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वही नंबर आती है, और वो नंबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बोली जाती है। डिटर्मिनेंट का नोटेशन क्या है? तो नोटेशन है, किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, अगर ए तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर n/n है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा उसको हम डेल्टा या डेट ए भी बोलते हैं, या इसी को डिटर्मिनेंट ए भी बोलते हैं, या कभी कभी डेल्टा भी बोलते हैं। तो होपफुली इट इज क्लियर। इवेल्युएट करना आ गया, क्वेश्चन पे चले, नोट कर लिया? सारे बच्चों ने नोट कर लिया? शिवानी, ईशानी, विशाल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं डिटर्मिनेंट पर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। देखो, अभी जो कुछ मैं बता रहा हूं एक तरह से फटाफट रीकैप करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या बताया आपको? तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नोटेशन उसका है डिटर्मिनेंट ए आर दिस। न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 2/2 के लिए बोला, इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ हाफ डायगोनल। फिर हमने बोला कि जैसे a माइनस बी वाई एक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए एक्स माइनस ऑफ माइनस बी वाई, तो प्लस बी वाई। फिर टू इवेल्युएट द हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमने दो चीजें डिफाइन करी, एक माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू सम एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड as a determinant of order 1 smaller than the original determinant, and it is obtained by deleting the row and the column passing through that element. फिर हमने माइनर निकालना सीखा। फिर हमने डिफाइन किया कोफैक्टर -1 टू द पावर i प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई माइनर होता है, तो कोफैक्टर इज सेम एज माइनर, कोफैक्टर इज
सेम एज माइनर, और किसी भी माइनर में कौन सा साइन लगा के कोफैक्टर आता है, ये इसका साइन स्कीम है। तो हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया। फिर कोफैक्टर निकालना जब हमने सीख लिया तो फिर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिफाइन करी कि डिटर्मिनेंट इज द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी भी एलिमेंट के रोज को उनके कोफैक्टर से, किसी भी रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, चाहे वो फर्स्ट रो से करो, चाहे सेकंड रो से करो, या थर्ड रो से करो, या यही बात आप कॉलम से भी कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से। ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर करके जो आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंशन जनरेट सेम नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स परफॉर्मेंस थ्रू एनी रो और कॉलम। इससे डिपेंड नहीं करता है कि आप इस एक्सपेंशन को किस रो के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो या किस कॉलम से के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो, जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो उसी वैल्यू या उसी नंबर को हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लर्निंग हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे दिया, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑन ऑफ डायगोनल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर बताओ। जैसे ए पार्ट पे जाओ। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट है, ये वाले हैं। तो आप C12 और C12 माइनर का नेगेटिव होगा कि सेम होगा? नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ माइनर होगा M12। और माइनर कैसे आएगा? तो इसका माइनर कैसे आया, क्या आया बताओ, इसका माइनर क्या आएगा? तो इसका माइनर के लिए आप ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो ये 1 by 1 का डिटर्मिनेंट, और वो क्या होता है, नंबर के इक्वल होता है। तो ये C, तो -C। क्लियर है? C12 इज -C। C21 क्या होगा आप बोलो? 21 एलिमेंट का माइनर, -B। 21 एलिमेंट का माइनर तो B होगा। एग्रीड? 21 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो B होगा, बट हमें नेगेटिव ऑफ माइनर लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा -B। वेरी करेक्ट। ऐसे अगर मैं बोलता, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, अगर मैं बोलता कि C11 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेम एज M11, और वो क्या होगा? तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? तो ये गया और ये गया, तो क्या आएगा? D। पहला क्वेश्चन हो गया। तो माइनर तो निकाल लेंगे बेटा, आई थिंक उस पर अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सिर्फ चलो ये C पार्ट पे चलो, C पार्ट का सिर्फ ये वाला माइनर बताओ। M31 एंड C31 और M22 एंड C22, जल्दी बोलो। C22, M22 निकालो, M31 निकालो, M31 बोलो। Sir, M31 is equal to 22. 10 माइनस -12 तो 22, सॉरी M31 है 22। और C31 क्या होगा बेटा? तो 3 + 1 4 है, 4 इवन है, तो वही सेम होगा। तो जो M31 होगा वही C31 होगा। M22 क्या आएगा? M22 इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो माइनर इसका आएगा 18, 9 2 ज़ा 18, -1 -3 का प्रोडक्ट 3, तो 18 - 3 15। और यहां भी इवन है तो ये भी सेम आएगा। वेयर एज
तो ये तीनों एलिमेंट देखो, ये इस ऑफ डायगोनल में तीनों एलिमेंट का पोजीशन i प्लस जे इवन है, इसलिए माइनर और कोफैक्टर तीनों के सेम आएंगे। तो माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर है। तो माइनर कोफैक्टर छोड़ दें, अब माइनर कोफैक्टर तो निकालना आ ही गया है, तो इस पर अननेसेसरी का टाइम नहीं किल करते हैं। बोलो यस और नो। Yes, sir. Any one of you who is still not comfortable with finding minor and cofactor? जैसे चलो दूसरा क्वेश्चन करके बताओ, दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट करो। बोला गया कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बनाओ ए आई जे 3/3 जिसका एलिमेंट का डेफिनेशन है ए आई जे इज आई इंटू जे मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस जे, आई इंटू जे मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस जे। तो पहले तो आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, क्रिएट करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट मैट्रिक्स। वन इंटू वन प्लस वन, तो वन इंटू टू आ गया, 1 2 2 इंटू 3 6 1 3 इंटू 4 12 2 1 और 1 2 सेम आएगा, 2 2 4 इंटू 4 16 2 3 6 इंटू 5 30 3 1 1 3 और 3 1 सेम आएगा, 3 2 5 इंटू 6 30 3 3 9 इंटू 6 54। ये मैट्रिक्स ए आ गया। अब इस मैट्रिक्स ए का कोई एक माइनर और कोफैक्टर निकाल के बता दो। तो मैंने बोला ऐसा करो कि M23 निकाल दो, C23 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ M23, और M23 क्या होगा? तो 23 एलिमेंट देखो, 23 एलिमेंट ये है, इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनर, इसका आएगा 2 6 12 30 2 6 12 30, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा ये 30 इंटू 2 60 माइनस 72, कितना आया बेटा? C23 क्या आया, जल्दी बोलो। +12. +12। तो M23 -12 था और C23 उसी का नेगेटिव है +12। तो माइनर एंड कोफैक्टर में अगर इसके बाद भी आपको ट्रबल आती बेटा तो आई कांट हेल्प यू, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अगर फिर भी किसी को कभी दिक्कत होगी तो प्लीज आस्क, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तक क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी अब नोट नहीं करना है, इसको भी छोड़ दो। या ऐसा करो, इसमें एक काम करो, इसको कॉल रो 2 है ना, रो 2 और कॉलम 3 से एक्सपैंड करो और वैल्यू निकालो। चलो जल्दी करो, क्वेश्चन नोट नहीं करना है। मैट्रिक्स मैंने आपको दिया है, आपको डिटर्मिनेंट ए बताना है, दो तरह से एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या? रो 2 से एक्सपेंड करके अलोंग रो 2। तो रो 2 से पहले एक्सपेंड करते हैं, इसका क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना, ये बार बार मैं बोलूंगा नहीं, अपने आप दिमाग में रहना चाहिए कि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर में ये साइन लगाएंगे। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, 7 इंटू क्या करें, -7 मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर माइनर, -7 इंटू माइनर, माइनर क्या आएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 4 -12, ऐसे लिखेंगे 4 -12, ऐसे लिखो आप, और +0 इंटू कुछ भी हो, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये वाला छोड़ दो,
जीरो वाला टर्म छोड़ दिया, -4 इंटू, अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बात होगी तो ये जाएगा और ये जाएगा, है ना। हाँ, अब बोलो क्या आएगा, ये गया और ये गया तो क्या आया, 16 -2, -1 और -2 का प्रोडक्ट 2 होता है, 16 -2, वैल्यू क्या आई फाइनली, -8 इंटू -7 56, 0. -56, इट इज 0। ये अलॉन्ग R2 आया। अब अलॉन्ग C3 करके बताओ, चेक करो, वही आना चाहिए अलॉन्ग C3। तो कॉलम 3 से एक्सपैंड करना, अब हमें कॉलम 3 पे जाओ। कॉलम 3 ये है, ये कॉलम 3 है, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करके देखना है। तो 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स माइनर -4 टाइम्स माइनर +2 टाइम्स माइनर +2 टाइम्स माइनर, ऐसा आएगा। चलो बोलते जाओ। 3 टाइम्स माइनर क्या है, तो इसका माइनर 7 4 जा 28 -0, 28 -0, -4 टाइम्स माइनर, तो इसका अगले वाले का माइनर, अब इसका माइनर छोड़ो, पहले वाले को भूल जाओ। अब बोलो इसका माइनर क्या आएगा, तो ये जाएगा और ये जाएगा, हम ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। हाँ बोलो, 4 4 जा 16 minus 2. 16 -2 इज 14 +2 टाइम्स, अब तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरा इसका माइनर चाहिए तो ये भूल जाओ। तो Minus ये 14. हाँ जी, माइनस नहीं बेटा, प्लस, 4 इंटू 0 -14, माइनस ऑफ -14, तो 0 -14 ऐसा आएगा, ठीक है ना। बोलो। Yes, sir. अब वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो, तो वैल्यू आ रही है 18 3 28 इंटू 3 इज 84, और ये -56 और ये +28, तो आपने देखा 84, नहीं, लास्ट वाला क्या था, +2 टाइम्स 0 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, कहाँ मिस्टेक हो रही है जरा चेक करो। फर्स्ट वन वाज ओके, 28 इंटू 3, ठीक है, 84। सेकेंड वन क्या था, तो 4 टाइम्स या -4 टाइम्स 16 -2 14, एंड थर्ड वन क्या आ रहा है, थर्ड वन को जरा रीचेक करो। थर्ड, अच्छा यहाँ -2 था, देखो ये मैं मिस किया, तो ये -2 एलिमेंट था ना, तो -2 यहाँ -2 है, तो यहाँ प्लस नहीं होगा बेटा, माइनस होगा, तो -2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -28 हो जाएगा फाइनली, तो आंसर 0। आप ये हमेशा ही एक बात याद रखना कि एक्सपेंशन किस रो से या कॉलम से कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अभी छोड़, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसको आप कर लेना। एक क्वेश्चन और आंसर कर दो, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। हाँ, इसमें 6th एंड 7th, या ऐसा करना कि ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ये 4th 5th और 6th 7th,
ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नोट कर लो, 4th and 5th। बोले फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स सी, find the cofactor matrix C of the given matrix A, find its determinant। अब यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसे मैं बता दे रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है AIJ, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए डिनोटेड एज C and obtained as a matrix by replacing each element of A by its cofactor। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो तो जो मैट्रिक्स बनता है उसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स हमारा ए है तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स सी क्या आएगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा। अब 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, 1 1 का कोफैक्टर तो 0 माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, तो 1 1 एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया। 1 2 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 2 का कोफैक्टर के लिए ये जाएगा ये जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव तो एक्स स्क्वायर। ऐसे 1 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव तो एक्स स्क्वायर। ऐसे हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो आएगा उसी को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाले एलिमेंट का, तो 0 माइनस एक्स तो माइनस 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स। ऐसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ये प्रूफ करना, पहले क्वेश्चन में ये था, दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ क्या करेंगे, आज के जो कुछ मैंने आज डिस्कस किया उसके अगेंस्ट में आपके पास काम क्या है, तो एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट टॉपिक पे जाएंगे, डिटर्मिनेंट टॉपिक का फर्स्ट 3-4 पेजेस को रीड करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज है 4.1, तो 4.1 एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, और मैं गेम शेयर करूंगा आपको, उस गेम का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। पहले एक्सपेंशन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। 4.1 में माइनर कोफैक्टर वाले सारे सवाल हो जाएंगे। 4.2 में जाएंगे, एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल, उनको करिए, सिर्फ एक्सपैंड करने का, प्रॉपर्टी वाला नहीं। और फिर कुछ क्वेश्चन एक्सपेंशन पे होंगे, सिर्फ अभी उतना ही करिए। और उसके बाद कल जो क्लास आपकी लगेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। सर कल यही टाइम रख लें क्लास? रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन लगातार हो जाएगी तो सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, कल 12:30 से 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे बेटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट 10 प्रॉपर्टीज हैं वो सिखा दूं, सो दैट आप डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड किए हुए इवेल्युएट करना सीख जाएं।
तो हम चाहते हैं कि इसी वीक में आप कैचअप करके मेन बैच के साथ क्लासेस आपकी लगने लगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बेटा कुछ किसी ने कुछ पूछना तो नहीं? जितनी बातें बताई गई सब क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। तो जो मैंने काम दिया है बेटा, उसको सभी लोग, विशाल, शिवानी, ईशानी, सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन करके रखेंगे। ओके। और जितेंद्र, जितेंद्र जी, यस सर। इन लोगों को ना डिटर्मिनेंट वाली गेम बच्चों को शेयर कर देना। ठीक है सर। और ये जो लेक्चर भी है, अगर कोई बच्चा बीच में अगर ड्रॉप हो गया, उसका नेटवर्क नहीं सही था, तो ये वाला लेक्चर जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, तो उसको ठीक है। आप पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। आप 1-2 दिन के अंदर में आपको मास्टरी आ जाएगी इस पे, डोंट वरी। ओके, सो गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर।